गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो इन आवर लास्ट क्लास मैंने आपको पूरा समझाया है कि कंप्लेंट कैसे वर्क करती है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हमने देखना है, कैसे जब कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसके बाद जो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंटेंट होता है, विटनेसेस होते हैं, वो सब हो चुका है। नाउ आई विल टेल यू, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 2010 हम पढ़ रहे हैं BNSS में। सेक्शन 210 में हमें बताया गया है कि व्हेन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस, ये मतलब बीएनएसएस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि आपको बताता है कि व्हेन अ person who goes to a police station, or when a person who files a complaint, or a judicial magistrate himself gets the information about the offense, then how a magistrate takes cognizance of that offense, what he will think, what he will do after seeing the facts presented before him. तो ये बेसिकली अब हम देखेंगे कि ये चीजें वर्क कैसे करती है। जब हम सेक्शन 2010 को पढ़ते हैं, जो कि पहले सीआरपीसी में 190 में दिया हुआ था, ठीक है, सीआरपीसी में, बीएनएस में 210 में है, कुछ इसमें चेंज नहीं आया, सेम सी बात है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कब कब कॉग्निजेंस ले सकता है और लेगा तो किन केसेस में लेगा। ठीक है, फर्स्ट इज 210 का क्लॉज ए बोलता है व्हेन देयर विल बी अ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब कंप्लेंट क्या है, इन डेप्थ में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, प्रोसीजर उसका पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इशू प्रोसेस तक या फिर जब वो डिस्पोज ऑफ होगी, पूरा स्टार्टिंग से एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंटेंट से लेकर वो चीज मैं पूरी खत्म कर चुका हूँ। नेक्स्ट अब देखिए कि अगर कंप्लेंट फाइल हुई है, कंप्लेंट क्या है, सिंपली एलिगेशन, एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, विद अ व्यू, विद अ पर्पस ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम। वो चाहता है, कंप्लेंटेंट चाहता है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाए कोर्ट के द्वारा, जो भी जिस भी चीज से वो, जो भी चीज है, जो भी क्राइम उसके अगेंस्ट हुआ है उसके अगेंस्ट। जैसे कि नॉर्मली इन द केसेस ऑफ डेफेमेशन, अब डेफेमेशन में जो है आप कभी भी एफआईआर लॉन्च नहीं करते हो, क्योंकि ये प्रोसीजरल जस्टिस। अब वहां पे क्या है, जब किसी के अगेंस्ट डेफेमेशन होगी तो हमेशा कोर्ट में आपको कंप्लेंट ही फाइल करनी पड़ेगी। उस केस में आप जो है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाते हो। सो जस्ट जब भी कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स कोर्ट के पास आएगी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, now we will move to our next thing. It is police report. Now, what is police report basically? Police report is nothing. When there will be offense, then we all know that FIR is mandatorily to be lodged. FIR को लॉन्च करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या था, अब आप वर्डिंग देखोगे सीआरपीसी की और बीएनएसएस की। अब इसमें क्या डिफरेंस है, आफ्टर 2023 क्या बदल गया है। अब इसमें जो आफ्टर बीएनएसएस है, इसमें क्या दिया गया है, अब उसमें लिखा गया है कि इफ ऑफेंस कमिटेड was not in the jurisdiction of judicial magistrate or local area magistrate, then also police officer is bound to write that particular FIR. अब सपोज करो ऑफेंस हो गया है चंडीगढ़ में या फिर मोहाली के बाहर पटियाला में, और एफआईआर लिखवाई जा रही है मोहाली में ही, तो अब मोहाली का जो पुलिस ऑफिसर है, जो आईओ है, वो मना नहीं कर सकता कि वो जो ऑफेंस की जुरिडिक्शन है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, उसके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, वो है पटियाला के पास। पहले तो ये चीज इनबिल्ट लिखी नहीं थी, एक्सप्रेसली लिखी नहीं हुई थी। हम जो थे वो पर्टिकुलर केसेस पे रिलाई कर रहे थे, जैसे ललिता कुमारी वाला केस हो गया, बचन लाल वाला केस हो गया, हम उन पे रिलाई कर रहे थे।
उसमें लिखा है कि मैंडेटरली आपको वो लॉन्च करनी ही करनी है। बट अब क्या हुआ है, बीएनएसएस में ये चीज एक्सप्रेसली लिख दी गई है कि अगर वो वहां पे एरिया मजिस्ट्रेट के पास उसकी जुरिडिक्शन नहीं भी है, आप तो भी उसको वहां पे राइट करोगे, मतलब लॉन्च करोगे एफआईआर को। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज आया है बीएनएसएस में अभी जो देखा जाएगा तो। ठीक है, अब जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगी, सो देयर विल बी एन इन्वेस्टिगेशन। जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी और इस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होगी, इस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होगी, जो भी 90 डेज लगेंगे, ठीक है, अगर आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करी है, तो जो है आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दोगे, जिसको हम बोलते हैं कि अब देखो, अगर आप इन्वेस्टिगेशन अगर टाइम से नहीं करते हो तो क्या अक्यूज के पास जो है इन उसके पास एक लीगल राइट आ जाता है, जो कि होता है डिफॉल्ट बेल का। अगर इफ अ पर्सन दैट इज accused of an offense and he is arrested, so the police officer have not completed his investigation regarding that crime, then accused got a right for default bail. तो अगर आपने टाइम से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी तो अक्यूज के पास डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। संजय दत्त के केस में भी यही हुआ था। उस पे जो ऑफेंसेस लगे थे, तो क्या हुआ था, पुलिस वालों ने विद इन 90 डेज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी थी। अगर आपने विद इन 90 डेज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है। इसीलिए मैंडेटरली आपकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो आपकी चाहे वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है, आपको एक रिपोर्ट पेश करनी होगी विद इन 90 डेज। नहीं करते हो तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, उसको आपको छोड़ना ही होगा टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज ट्रायल। अगर वो वहां पे एक्विट होता है तो उसको छोड़ ही दिया जाएगा, अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसके बाद उसकी सजा शुरू होगी, दोबारा आप उसको कस्टडी में लेके आ जाओगे, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा उसको। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। अब इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो गई है तो आप फाइनल चार्जशीट दे दोगे, अगर नहीं भी हुई है तो भी आपको जितनी आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो रिपोर्ट करनी होगी, और उसके बाद जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आपको टाइम लेना होगा। वो जो है हम पढ़ेंगे आगे फर्दर वो कैसे होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे वो ली जाती है, बट हियर वी विल सी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है इसकी एक रिपोर्ट आएगी, जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट, या फिर हम इसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं चालान। अब ये तीन नाम है इसके अलग अलग। जैसे अब बीएनएसएस में और सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं कि इट इज कॉल्ड चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट। सो पुलिस रिपोर्ट is nothing but a report that has been made by, तो इट इज नथिंग, एक रिपोर्ट है जो एक पुलिस ऑफिसर बनाता है इन्वेस्टिगेशन की पूरी होने पे। अब आप देखिए, अगर अब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद एक पुलिस रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। अब इस पुलिस रिपोर्ट पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ही कैन टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। ये दो चीजें होगी, फर्स्ट मैंने आपको बताया कंप्लेंट, सेकंड इज पुलिस रिपोर्ट, एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद इन तीन पॉइंट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कॉग्निजेंस होता क्या है। थर्ड इज इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन या तो खुद अपने सोर्सेज से मिलती है, सपोज ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर and he is seeing that there is a crime or a thing happened that is relating to a crime and no one has reported this to police officer or nobody has taken cognizance of that particular offense। कई बार ऐसा हुआ है कि जब टीवी में कोई ऑफेंस दिखाया जा रहा है या फिर कोई उसके सामने ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही कोई ऑफेंस हो रहा है, तो ही कैन डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस ऑन दैट मैटर। सो दिस इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन इज। अब मैंने अब आपको बता दिए तीन चीजें, वन इज कंप्लेंट, second is police report, and third is information. In these three things a judicial magistrate can take cognizance. Now we will see what is cognizance basically। अब ये
वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? कॉग्निजेंस। जस्ट अ सेकेंड। अब हम देखेंगे कॉग्निजेंस है क्या। कॉग्निजेंस जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है, he applies his judicial mind, he will apply his judicial mind to the facts of the cases, facts of the case। अब जो कंप्लेंट उसके पास आई है, जो पुलिस रिपोर्ट उसके पास आई है, या जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई है, उसको जब वो उसके फैक्ट्स देखेगा, सपोज अ मर्डर हैज कमिटेड उसके एरिया में, तो अब जब उसकी रिपोर्ट सारी उसने वो पढ़ी, उसमें फैक्ट्स पढ़े, उसने विटनेसेस की स्टेटमेंट्स देखी, उसने चार्जशीट में जो पर्टिकुलर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं, वो सारी जब उसने देखी, तो उसको देख के वो अप्लाई करेगा लीगल माइंड। वो देखेगा कि लॉ में क्या है और बेसिकली फैक्ट्स में क्या है, क्या चीजें मिल रही हैं, कहीं जो एक्यूज है उसको जबरदस्ती फ्रेम तो नहीं किया जा रहा है। वो उसमें एक डिफरेंस निकाल लेगा, कहीं एक बंदा फ्रेम ना किया जा रहा हो, और कहीं जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, क्या वो जो फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं वो क्या सच है। ऐसा भी नहीं है कि वो कॉग्निजेंस जब लेगा बिल्कुल इन डेप्थ उसकी तहकीकात करेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज द वर्क ऑफ, दैट विल बी डन ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल। वो तो ट्रायल में होगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ भी होगा, ठीक है, जब एविडेंसेस लिए और दिए जाएंगे बेसिकली, तो वो सारा का सारा काम तब होगा। अभी यहाँ पे जो है, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, उस टाइम पे वो प्राइमा फेसियाई एविडेंस देखेगा, प्राइमा फेसियाई एविडेंसेस देखेगा जो पुलिस रिपोर्ट में या फिर कंप्लेंट में या फिर इंफॉर्मेशन में दी गई होगी, उसमें वो देखेगा कि प्राइमा फेसियाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। द मोमेंट judicial magistrate will apply his mind to those things, to those facts, at that very moment process of inquiry will start। मतलब कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का स्टार्ट, इनिशिएशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए, जब तक पहले पुलिस, जब तक एफआईआर फाइल हुई थी, उसके बाद जो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चला था, दैट इज नॉट prerogative of judiciary, that is different, that is a work of executive, now it is work of judiciary। अब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बिल्कुल अलग है, उसमें तो इंटरफेरेंस जुडिशरी का हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, देन वी हैव वेरियस जजमेंट्स लाइक सकरी वासु जजमेंट, ए आर एनातोलिया जजमेंट, काफी सारी रूलिंग्स है उस पे। बट ये हमें समझना होगा कि जो एग्जीक्यूटिव का काम है पुलिस ऑफिसर्स का, बिकॉज दे कम अंडर द, पुलिस ऑफिसर्स कम अंडर द एग्जीक्यूटिव, नाउ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर कम अंडर द जुडिशरी। और लेजिस्लेटिव का तो काम ही बिल्कुल अलग है, वो तो इसमें कोई है ही नहीं उनका लेना देना। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक चेक रखता है जुडिशरी की जो इन्वेस्टिगेशन है ये प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। उनको लगता है प्रॉपरली नहीं हुई है, they can scold that particular police officer कि why you have not done that investigation properly। but वहां पे कभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद नहीं जाएगा। हाँ, वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन तो वो कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो एक एग्जीक्यूटिव का काम है। तो अब क्या होता है कि फिर वो जाके बोल सकता है कि यू हैव नॉट डन योर वर्क प्रॉपरली, बिकॉज ही विल सी द पुलिस डायरी। पुलिस डायरी में तो लिखा होता है ना पर्टिकुलरली, हमने वो देखा ही है कि किस टाइम पे पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से गया, किस टाइम पे वो कहां पहुंचा, और उसने किस टाइम पे क्या स्टेटमेंट्स ली, क्या किया। तो जब पुलिस डायरी को चेक करता है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो ही कैन बी सेटिस्फाइड, कांट बी सेटिस्फाइड। तो वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है इन्वेस्टिगेशन से, तो ही कैन से दैट यू हैव नॉट डन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली, ही कैन ऑर्डर हिम टू डू इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली। अब एक प्री एफआईआर ऑर्डर होता है, एक पोस्ट एफआईआर ऑर्डर होता है, वो हम देखेंगे बीएनएसएस में क्या बात है, वो कहाँ पे दे सकता है वो ऑर्डर। अगर एफआईआर लिखने से पुलिस वाला मना करता है, तो वी ऑल नो दैट ही कैन फाइल कंप्लेंट, he can go to high court under section 528, he can um, he can go to senior police officers, these are the things। now अगर
इन्वेस्टिगेशन एफआईआर हो गई है, उसके बाद अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस वाला मना कर दे कि मैं जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं, तो उसके बाद भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर कर सकता है कि यस यू हैव टू डू इन्वेस्टिगेशन, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो, I'm not satisfied by the reason that you are saying that you are not going to investigate, but you have to investigate because police have to hear him. He have to hear him. तो अब क्या हो गया, कॉग्निजेंस सपोज करो उन्होंने ले ली. नाउ होप दैट कॉग्निजेंस, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निजेंस इज क्लियर टू यू. अब सपोज करो कि कॉग्निजेंस ले ली उसने कंप्लेंट केस में, एक कंप्लेंट आई थी डेफेमेशन की. अब उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस ले ली, वहीं से जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी. सेम चीज पुलिस रिपोर्ट पे चलेगी. अब पुलिस रिपोर्ट उसमें फाइल की गई है केस में, तो यहीं से कॉग्निजेंस जो प्रोसीडिंग्स है, यहां से जब एक बार कॉग्निजेंस ले ली गई तो वहां से फिर जो है पुलिस रिपोर्ट के बाद जो है समन्स दिए जाएंगे, वारंट्स दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बुलवाए जाएंगे, इशू प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं वो चीज हो जाएगी. कंप्लेंट में भी सेम यही प्रोसेस चलेगा, इंफॉर्मेशन में भी सेम यही प्रोसेस चलेगा. सो दिस वाज ऑल सेक्शन 210. ये हमें 210 बताता है, ये एक प्रोसेस है, हाउ अ मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस of the offenses. Thank you students, we will meet in next class.